परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एडुकेटर शरण्या और जैसा कि सबको पता है कि मैं यहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के ऊपर क्लासेस लेती हूँ जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो या फिर सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी का एग्जाम है, बैंक ईपीएफओ का एग्जाम है, नाबार्ड का एग्जाम है। तो ये सारे एग्जाम्स में साइंस की जो पार्ट है वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस फिजिक्स की क्लास को जरूर करते रहिए। तो जैसा कि आज हम बात करेंगे बाउंसी फोर्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे एंड लॉज ऑफ फ्लोटेशन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो बाउंसी फोर्स क्या कहता है? बेसिकली ये कहता है कि अगर कोई बॉडी को, कोई वस्तु को हम अगर पानी में डुबा रहे हैं तो जो पानी है वो भी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपवर्ड प्रेशर क्रिएट करता है, इसे कहते हैं बाउंसी। ठीक है, तो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू व्हिच इट एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड बाउंसी या फिर बाउंस फोर्स। तो ये है ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, इसका कुछ वेट है। तो ये जब हम पानी में या फिर फ्लूइड के अंदर डालते हैं तो ये इसका वेट फ्लूइड के ऊपर पड़ता है, इसका प्रेशर फ्लूइड के ऊपर पड़ता है। तो न्यूटन्स लॉ के हिसाब से कोई भी अगर प्रेशर जनरेट होती है तो उसके ऑपोजिट एक फोर्स, ये एक फोर्स है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट होती है। तो फ्लूइड भी क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना प्रेशर डालता है, तो उसको बाउंड फोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपवर्ड होती है, वेट डाउनवर्ड होती है और दोनों के दोनों सेम होती है। जिस पोजीशन में जाके ये दोनों सेम हो जाता है, ऑब्जेक्ट या फिर जो वस्तु है वो उसी जगह पे फ्लोट करता है। ठीक है, ये आधे पे अगर फ्लोट कर रहा है, भस रहा है, तो फिर मतलब इस कंडीशन में वेट और बाउंड फोर्स दोनों सेम है। अगर यहाँ पे जाके यहाँ पे आगे अगर फ्लोट करता तो यहाँ पे वेट और बाउंड फोर्स दोनों सेम है, या फिर अगर यहाँ पे अगर होता तो वेट और बाउंड फोर्स दोनों सेम है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। दिस फोर्स एक्ट ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो फोर्स है वो बेसिकली जो हमने ये ऑब्जेक्ट डाला है इसकी वजह से कुछ तो पानी है या फिर कोई भी फ्लूइड है, तो पानी थोड़ा सा बाहर की तरफ चला गया है, राइट? पानी थोड़ा सा बाहर की तरफ चला गया ना, तो वो जो डिस्प्लेस्ड पानी है, जो बाहर की तरफ चला गया हुआ पानी है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर ये फोर्स काम करता है एंड दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बाउंसी। और ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर काम कर रहा है तो उसे सेंटर ऑफ बाउंसी कहा जाता है। ये फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था? आर्किमिडीज। ये एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, ये एक ग्रीक साइंटिस्ट थे बहुत ही पुराने जमाने की, और इन्होंने बहुत पहले इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, तो बाउंस फोर्स डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड इन लिक्विड एंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो बाउंस फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? कोई भी जो वस्तु है इसके वॉल्यूम के ऊपर और लिक्विड के डेंसिटी के ऊपर। तो ये जो लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के ऊपर नहीं, ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम के ऊपर, लिक्विड की डेंसिटी के ऊपर, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। और एक चीज हमें क्या देखना है, when a body is completely immersed in the liquid, the value of buoyancy force becomes maximum। तो कोई भी अगर ऐसा वस्तु है जो कंप्लीटली डूबा हुआ है फ्लूइड के अंदर, तो उसके ऊपर बाउंस फोर्स सबसे ज्यादा है। एंड द वैल्यू ऑफ बाउंस फोर्स डजंट डिपेंड ऑन द नेचर और वेट ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट। और दूसरा क्या है कि ये जो फोर्स है ये ना उसके नेचर के ऊपर, मतलब ना जो बॉडी है उसके नेचर के ऊपर, ना उसके वेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें वेट का कोई काम नहीं है, इसमें किस तरीके का वस्तु है उसके
कोई काम नहीं है। तो मतलब 1 kg काठ अगर है, 1 kg अगर लॉग है, वुड है, और 1 kg अगर लोहा है, दोनों के ऊपर ही बाउंसी फोर्स सेम काम करेगा। डिपेंड करता है उसका वॉल्यूम क्या है। तो अगर छोटा सा कोई काट है तो वो डूब जाने की चांसेस है। अगर वहीं पे लोहा के अगर कोई बड़ा ऐसे भगोना बना हुआ है तो उसको भसने की या फिर फ्लोट करने की चांसेस है, क्योंकि बाउंसी जो वॉल्यूम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वॉल्यूम के ऊपर क्यों डिपेंड करता है? जितना ज्यादा वॉल्यूम है उतना ज्यादा वो पानी को या फिर फ्लूइड को डिस्प्लेस कर सकता है, हटा सकता है, घटा सकता है। तो जितना वो हट जाएगा, जितना वो आसपास में हट जाता है, बाउंस फोर्स उतना ज्यादा होता है। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेसिकली क्या कहता है? व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली और पार्शियली इमर्स्ड इन ए लिक्विड, कोई भी अगर ऐसे एक वस्तु है जो कंप्लीटली अंदर में घुसा गया है, पानी के अंदर घुसा गया है या फिर हाफ घुसा गया है, तो उसका वेट कम हो जाता है। तो देयर इज अ रिडक्शन ऑफ वेट। क्यों? क्योंकि वेट काम कर रहा है नीचे की तरफ। तो वेट एक फोर्स है जो नीचे की तरफ काम कर रहा है, और बाउंस फोर्स है जो ऊपर की तरफ काम कर रहा है। तो इफेक्टिव जो वेट है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इफेक्टिव वेट क्या होती है? ये वेट माइनस बाउंस फोर्स। तो इफेक्टिव वेट थोड़ा सा कम हो जाता है, तो एक रिडक्शन होती है, कम होती है। एंड ये जो रिडक्शन है, ये जितना पानी इसने डिस्पर्स किया है उसके सेम है। तो हमने 7 kg का ये जो लोहा का बॉल है या फिर कोई ऐसे सॉलिड क्यूब है, इसको हमने अंदर डाला, तो पानी जो है ऐसे ओवरफ्लो करके बाहर आ जाएगा। तो पानी जैसे ही ओवरफ्लो किया, ये 3 kg का वेट कम हुआ, तो उसके हिसाब से 3 kg का पानी बाहर आ गया। ठीक है, this apparent reduction is weight is equal to the weight of the fluid displaced by the object। तो ये जो रिडक्शन, वेट का रिडक्शन हो रही है, ये जितना पानी बाहर गया है या फिर जितना फ्लूइड की डिस्प्लेस हुई है उसका सेम है, उसका समान है। ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो आपको याद रखना होगा। तो इसके ऊपर अब डिपेंड करता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन बेसिकली क्या करता है, क्या कहता है कि कोई भी वस्तु है जो ऐसे फ्लोट कर रहा है, तो वो बैलेंस कैसे होता है? फ्लूइड के इक्वल वेट अगर वो डिस्प्लेस करता है तो वो फ्लोट करेगा। ठीक है, ये कहता है कि कोई अगर फ्लोट कर रहा है तो जितना वो फ्लूइड डिस्प्लेस किया है वो उसके वेट का इक्वल है, जैसे कि हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ऑलरेडी देख लिया। दूसरा क्या है? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट लिक्विड, ऑफ द रिमूव्ड लिक्विड शुड बी बोथ सेम वर्टिकल लाइन। तो ये फ्लोट कब करेगा, कैसे करेगा? कि ये अगर ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, इसका CG यहाँ पे है, और जो पानी इसने डिस्प्लेस किया है इसका सेंटर ऑफ बाउंसी ये यहाँ पे है। इन दोनों वर्टिकल लाइन पे होनी चाहिए। अगर ये दोनों वर्टिकल लाइन पे होता है तो ही कोई ऑब्जेक्ट है जो फ्लोट कर सकता है, ये यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं डेंसिटी पे। तो डेंसिटी क्या होती है? यहाँ पे हमने अभी तक आर्किमिडीज प्रिंसिपल देख ली, तो वहां पे क्या कहा गया है कि यहाँ पे डेंसिटी बहुत मैटर करता है, कोई भी फ्लूइड की डेंसिटी मैटर करता है। तो अब आते हैं डेंसिटी किसे कहा जाता है। तो डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल शोज द डेंसेस ऑफ कितना ज्यादा डेंसली पैक्ड कोई मटेरियल हो सकता है कोई स्पेसिफिक एरिया पे, उसे डेंसिटी कहा जाता है। The density of material shows the density of that material in a specific given area। किसी एक
स्पेसिफिक यूनिट एरिया में कितना ज्यादा अमाउंट के मटेरियल डेंसली पैक्ड रह सकता है, उसे डेंसिटी कहा जाता है। ए मटेरियल्स डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये एक यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टी है हर एक ऑब्जेक्ट का। तो हर एक वस्तु का अलग अलग डेंसिटी होती है। डेंसिटी को डिनोट किया जाता है मास पर वॉल्यूम से। इसका एसआई यूनिट है किलोग्राम मीटर। ठीक है, तो इसमें एक चीज हमें जानना है कि वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा कब होती है? 4 डिग्री सेल्सियस में। तो अगर कभी पूछा जाए कि वाटर की डेंसिटी कब मैक्सिमम होती है, 0 डिग्री, 4 डिग्री, 20 डिग्री या फिर 100 डिग्री, तो हमेशा याद रखना 4 डिग्री में सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है पानी की। 0 डिग्री पे भी नहीं है, 10 डिग्री पे भी नहीं है। ओके, और द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज हायर देन नॉर्मल वाटर। तो सी वाटर की डेंसिटी नॉर्मल वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि फ्रेश वाटर या नॉर्मल वाटर में जितना नमक या फिर सॉल्ट घुले रहते हैं, सी वाटर में उससे ज्यादा सॉल्ट है। तो उसकी वजह से सॉल्ट वाटर की डेंसिटी हमेशा ज्यादा होती है। इसी की वजह से समुद्र के पानी में स्विमिंग करना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है तो बाउंस फोर्स ज्यादा है। वेट उतना हमें पता नहीं चलता अपना अपना, तो बाउंस फोर्स की वजह से हम जल्दी फ्लोट कर पाते हैं। ठीक है, अब इस पे एक चीज हमें याद रखना है कि वर्ल्ड में वेस्टर्न एशिया में एक ऐसा जगह है जिसका नाम है डेड सी, जहां पे पानी की डेंसिटी इतना ज्यादा है कि एक तो कोई भी प्राणी वहां पे नहीं देखने को मिलता, कोई भी एनिमल नहीं है, कोई भी प्लांट नहीं है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, कुछ नहीं है। इतना ज्यादा डेंसिटी है, इसीलिए डेड सी है। और डेड सी में आप डूब नहीं सकते, क्योंकि डेंसिटी, वही पानी का डेंसिटी इतना ज्यादा है कि आप कंटिन्यूअसली फ्लोट करते रहेंगे। तो ये एक जनरल नॉलेज है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? व्हेन आइस सी वाटर में फ्लोट करता है तो 1/10 ऑफ टोटल जो वॉल्यूम है वो पानी के ऊपर रहता है। तो सी वाटर में आइस कब फ्लोट करता है? आइसबर्ग में, हिमशैल बोला जाता है जिसे। तो आइस की जो पहाड़ होती है, आइसबर्ग्स होता है। तो आइसबर्ग, जब आइसबर्ग होती है फ्रेश वाटर से और ये फ्लोट करता है सी वाटर में, तो दोनों के बीच में डिफरेंस है। ये डिफरेंस में क्या होता है, जैसे कि ये डिफरेंस की वजह से आइसबर्ग फ्लोट करता रहता है। तो आइसबर्ग जब भी फ्लोट करता है उसका 1/10 पार्ट समुद्र के पानी के ऊपर रहता है, 9/10 पार्ट समुद्र के पानी के नीचे रहता है। तो हम लोग जो देखते हैं वो बहुत ही छोटा सा पार्ट है। अगर आप कभी न्यूज़पेपर में या फिर टीवी में देखा तो ऊपर बहुत छोटा सा पार्ट रहता है, मैक्सिमम नीचे ही रहता है। और क्या है कि एक ऐसा अगर वेसल है जो पानी में फिल किया गया है और आइस उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, तो आइस जब भी मेल्ट करेगा तो पानी के लेवल कंटेनर में कोई चेंज नहीं होता है, वैसे का वैसे ही सेम रहता है। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में डेंसिटी सबसे ज्यादा है पानी का। तो 0 डिग्री में जैसे वो मेल्ट कर जाएगा तो वॉल्यूम की कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, और एक चीज क्या जानना है? द डेंसिटी ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ एग। तो कोई भी आप अंडे को अगर नमक के सॉल्यूशन में डुबा के रखते हैं तो एग हमेशा फ्लोट करता है। क्यों? क्योंकि एग का जो डेंसिटी है वो सॉल्ट वाटर के डेंसिटी से कम है। The density of salt water is greater than the density of egg, hence the egg floats in the salt solution. और एक चीज क्या जानना है कि प्योर मिल्क के जो मिल्क प्योरिटी है उसको कैसे मेजर किया जाता है? लैक्टोमीटर पे, जो भी ये डेंसिटी से मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये क्या होती है? ये बेसिकली एक रेशियो है जो डेंसिटी, कोई भी एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है
कोई भी, मतलब चाहे वो लोहा हो सकता है, चाहे वो मरकरी हो सकता है, चाहे वो काठ हो सकता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और पानी की जो डेंसिटी है उसकी जो रेशियो है, इसे स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी कहा जाता है। तो दोनों सेम है, ये आपको याद रखना है। रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली एक रेशियो है, तो रेशियो की कोई यूनिट नहीं होता एंड इट्स वैल्यू इज सेम इन ऑल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तो ऑब्वियसली इसका कोई यूनिट ही नहीं है, तो इसका जो वैल्यू है वो एब्सोल्यूट वैल्यू है, और वो एब्सोल्यूट वैल्यू हर एक सिस्टम के लिए सेम है। तो सिस्टम क्या क्या था, एफपीएस का सिस्टम था, एसआई सिस्टम था, सीजीएस सिस्टम था। अगर आपको याद नहीं है तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की जो क्लास है उसको जाके जरूर देखिए, अदरवाइज इसको समझने में दिक्कत होगा। नेक्स्ट क्या है, रिलेटिव डेंसिटी इज मेजर्ड बाय हाइड्रोमीटर। तो हमने क्या देखा था कि मिल्क के लिए लैक्टोमीटर यूज होता है और रिलेटिव डेंसिटी को चेक करने के लिए हाइड्रोमीटर यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, सेंटर ऑफ बावेंसी। ये लास्ट एक कंसेप्ट है जो आपको जानना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड डिस्पर्स्ड बाय अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। तो कोई एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट था जो फ्लूइड के ऊपर फ्लोट कर रहा था, उसने बेसिकली क्या किया है, जो पानी था, आई सपोज पानी, तो पानी था उसको डिस्प्लेस किया है। तो डिस्प्लेस करने के बाद उतने पानी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसे सेंटर ऑफ बावेंसी कहा जाता है। दैट्स इट, बस इतना ही आपको समझना है। इतना डिटेल्स में, इतना जो बड़े बड़े वर्ड्स है नहीं समझना है, बस इतना याद रखना कि जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुई है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सेंटर ऑफ बावेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, द पॉइंट एट विच वर्टिकल लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ बावेंसी इंटरसेक्ट्स द इनिशियल वर्टिकल लाइंस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो नॉर्मली क्या होता है, इसको आपको ध्यान रखना है कि ये जो सेंटर ऑफ बावेंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये दोनों जब वर्टिकल लाइन पे रहता है तो जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करता है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। तो, मतलब फ्लोट करते हैं मतलब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अगर आपने थोड़ा सा हिला दिया, जैसे जहाज हिलते, तो एक टाइम तक ही जो जहाज है वो फ्लोट कर सकता है। अगर आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बावेंसी दोनों बहुत दूर चला जाए, मतलब एक वर्टिकल रेंज रहता है, तो उस रेंज से अगर बहुत दूर चला जाता है तो शिप पलट जाता है। ठीक है, तो परमानेंट इक्विलिब्रियम में रहने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, द सेंटर ऑफ बावेंसी जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर होनी चाहिए। स्टेबल ऑफ इक्विलिब्रियम में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे है, सेंटर ऑफ बावेंसी ऊपर है। तो इक्विलिब्रियम कब है, जब ये थोड़ा सा रेंज के अंदर है। ठीक है, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जाए और सेंटर ऑफ बावेंसी नीचे आ जाए तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तब क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये पलट के नीचे की तरफ आ जाएगा। तो शिप का भी ऐसा ही होता है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है उसको नीचे की तरफ रखा जाता है। ठीक है, तो द सेंटर ऑफ बावेंसी शुड बी अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दूसरा ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिमूव्ड लिक्विड, दैट इज द सेंटर ऑफ बावेंसी, दैट शुड बी इन सेम वर्टिकल लाइन। तभी जहाज जो है वो फ्लोट करता रहता है। मैक्सिमम एक रेंज तक वो थोड़ा मूव कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा रेंज से हट जाए तो शिप पलट जाता है। ठीक है, तो आई होप इतना तक समझ में आ रहा है। तो शिप किस तरीके से फ्लोट करता है ये आई होप समझ में आ रहा है कि शिप जो है उसका वॉल्यूम लार्ज है, तो वो बहुत ज्यादा पानी डिस्प्लेस करता है। बहुत ज्यादा पानी डिस्प्लेस करता है तो उसके जो बावेंस फोर्स है वो बहुत ज्यादा है। तो उस बावेंस फोर्स की वजह से बावेंस फोर्स इतना ज्यादा है कि वेट से वो बढ़ जाता है, तो शिप फ्लोट करता है। ठीक है, तो ये एक आसान चीज था। तो इसी तरीके से अगर आपको कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन करना है तो आप हमारे साथ यूट्यूब के साथ साथ बाकी प्लेटफॉर्म में जुड़ सकते हैं, जो टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, थ्रेड, फेसबुक, ये सारे प्लेटफॉर्म में परीक्षा जंक्शन आपके लिए मौजूद है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप मुझे कॉल करके कांटेक्ट भी कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी एग्जाम्स के लिए हेल्प मिल पाए, एंड सब्सक्राइब कीजिए टू परीक्षा जंक्शन।